नर्वस सिस्टम की बात की थी तो अपन ने एक वर्ड लिखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या लिखा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इनका मतलब आपने समझ लिया था। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जब हमने बात की थी कि कौन कौन से हमारी बॉडी के सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपने एक तो लिखा था नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बात करा है डिटेल। और दूसरा हमने लिखा था एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब इन दोनों में हमने डिस्टिंक्शन देखा था, ये फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे कई हमने डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ नर्व इम्पल्सेस होता है, इधर आपका हार्मोन्स होता है, नॉन डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं, ऐसे कई बातें हमने देखी थी। अब हम लोगों को पूरा जो इस एंडोक्राइन सिस्टम का समरी है, या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका रोल क्या है, वो करते क्या हैं, क्या क्या कंट्रोल करते हैं, वो सब कुछ इस चैप्टर में आपको समझना होगा। ये आपका मेन टॉपिक है। उसके साथ साथ दूसरी बात ये समझनी है कि जो हमारा हार्मोन है ये केमिकल कंट्रोल है। हार्मोन इज अ केमिकल, ये केमिकल कंट्रोल है। वो केमिकल्स कैसे काम करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि भाई कोई ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो एक वो स्पेसिफिक सेल को ही इंपैक्ट करता है। जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सिंथेसाइज करता है और वो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराता है। जैसे फेशियल हेयर, ऐसे कई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, है ना। आपके फेस पर एक फिक्स पैटर्न है हेयर का आना, जिसे बियर्ड एंड मुस्टैच कहते हैं, है ना। तो वो पैटर्न कौन डिसाइड करता है, कैसे वहीं पे आता है और कहीं हेयर नहीं आता, या और कहीं जो जेनेटल रीजन है, आर्मपिट्स है, उधर आता है और कहीं नहीं आता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है, क्या उनका मैकेनिज्म है। क्योंकि वो एक ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर। तो वो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक ऑर्गन का पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका मोड ऑफ एक्शन हमें समझना होगा। जब हम मोड ऑफ एक्शन समझ जाएंगे तब हमें हार्मोन्स के बारे में ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ वो सिर्फ इन्हीं को इम्पैक्ट करेगा और करता है, ठीक है। तो चलो, एक पिक्चर है आपके सामने बढ़िया वाला, और इस पिक्चर से बहुत सारी चीजें आपको समझनी है ना। इसमें आपको सारे पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी आपकी बॉडी में है सारा सब कुछ दिखाया गया है। जैसे सबसे पहला आपका ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो आपका ब्रेन का पार्ट है, जो नर्वस सिस्टम में भी हमने डिस्कस करा था। दूसरा ग्लैंड है पिट्यूटरी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। ये भी आपके ब्रेन में ही है, और ये ऐसा नहीं कि इधर फीमेल में नहीं दिखाया गया तो नहीं होता, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी यहाँ भी होता है ना। दोनों में सेम बातें हैं। कुछ ग्लैंड्स हैं जो उधर दिखाया है, कुछ इधर दिखाया है। तो थायराइड ग्लैंड आपका नेक रीजन में होता है, जैसा यहाँ आप देख रहे हो। तो इधर भी है, मेल के पास भी थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में है। उसके बाद आपने अभी आगे पढ़ना भी है एड्रिनल ग्लैंड। जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे, किडनी है तो किडनी के ऊपर इधर कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये आपका डोर्सल सरफेस पे होता है। किधर होता है? डोर्सली। वहीं उसी के लगभग लेवल सेम होता है वेंट्रल सरफेस पे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ ये पैंक्रियाज लगा होता है, जो कि आपका पोजीशन है। एंड अगर हम यही फीमेल की बात करें, यहाँ पैंक्रियाज का नाम आप देख लो, इनके कुछ हार्मोन्स हैं। फीमेल की बात करें तो इनका जेनाइटल ऑर्गन ओवरी है, जो इधर एब्डोमिनल कैविटी में होगा। और ये भी, अब आपको देखो दो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस गैमीट। उसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन है, इट ऑल्सो सिंथेसाइज सम हार्मोन्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। सेम एज इट इज मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज ऑल्सो सिंथेसाइज प्राइमरली स्पर्म या मेल गैमीट, बट इट ऑल्सो सिंथेसाइज सम एंडोक्राइन हार्मोन्स। तो ये कुछ आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी लोकेशन आपकी बॉडी में कुछ ऐसा ही है।
और ये इन्हीं ग्लैंड्स को हमें समझना है और सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पिक्चर का मतलब ये था कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। ये स्टेटमेंट रिपीटेड है, पहले भी हमने इसकी बात कर ली है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट है, एग्जैक्ट है, शॉर्ट लिव्ड है, ये सारी प्रॉपर्टीज की बात हो चुकी है। बहुत फास्ट है, एग्जैक्ट है, मतलब जिस ऑर्गन में आपको चेंज कराना होता है और जितना चेंज कराना होता है उतना ही होता है, एंड बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। जबकि केमिकल कंट्रोल आपका कोऑर्डिनेशन है वो स्लो है, वाइड स्प्रेड है, इसके कंपैरिजन में उसका लोकलाइजेशन थोड़ा कम होता है, मतलब एक बड़े एरिया को इम्पैक्ट करता है, एज वेल एज लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब इसका इम्पैक्ट आपको थोड़े ज्यादा टाइम तक दिखेगा। ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी, अब आपका रीजन यहाँ पे बताया गया कि भाई आपके पास एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने के लिए जब था, ये कंट्रोल करने के लिए एक बढ़िया वाला फास्ट, वेरी एग्जैक्ट एंड शॉर्ट लिव सिस्टम है, तो हमें जरूरत क्यों पड़ी एंडोक्राइन सिस्टम की? तो उसका रीजन ये है कि हमारा बॉडी का जो सारा सेल है, सभी सेल तक हमारे नर्व फाइबर्स का पहुंचना पॉसिबल नहीं है। हर सेल तक नर्व फाइबर्स नहीं पहुंचाया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रिलियंस में सेल्स हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। तो हर सेल तक नर्व फाइबर नहीं पहुंच पाता, एक रीजन ये है। अब नहीं पहुंच पाने का मतलब क्या है? जबकि हर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज वेल कंट्रोल्ड एंड वेल रेगुलेटेड। हर सेल का मेटाबॉलिज्म क्या है? बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड है। तो जब न्यूरॉन नहीं है तो कोई कंट्रोलर और चाहिए, ऐसा जो आपका सेल का एक सेल के लेवल पर कंट्रोल कर सके, और वो काम हमारा करता है ये हॉर्मोन्स। ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट, क्या लिखा है, इनर्वेटेड बाय द नर्व फाइबर्स, बट सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कॉन्टिन्यूअसली रेगुलेटेड। जो कि आपकी सेलुलर एक्टिविटी है या सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल होना चाहिए। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। आपको एक स्पेशल टाइप का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, देना पड़ेगा, एंड दिस फंक्शन इज कैरीड बाय हॉर्मोन्स। ये आपके लिए वरदान है। इसलिए आपके बॉडी का हर सेल ये हार्मोन हर सेल के लेवल पर कंट्रोल कर सकता है। ये हार्मोन का ये स्पेशलाइजेशन है। यही हमें आपको समझना होगा कि हार्मोन कैसे काम करता है। तो दोनों रीजन समझ आ गया। हमारे पास दो कंट्रोल के सिस्टम्स हैं, एक कैसे काम करता है, दूसरा कैसे काम करता है, दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आ जाओ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में। पहला वर्ड आपको समझना है कि ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं। इनके किसके बेसिस पर? अभी ग्लैंड्स को आपको टिश्यू में पढ़ना है, टिश्यू वाले चैप्टर में। तो ग्लैंड का ये जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। ये डक्ट के बेसिस पर जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के कैटेगरीज हैं। एक को हम बोलते हैं डक्टलेस, एक को क्या बोलोगे? डक्टलेस, जिसके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता। दूसरा होता है डक्टेड। अब ये वर्ड थोड़ा समझने में ना आपको जोर लगाना पड़ेगा। डक्टलेस का मतलब ये है कि ग्लैंड है, ये कोई हमने मान लिया कि ग्लैंड है, अपना सिक्रीशन अपने सराउंडिंग में ही ये रिलीज कर देगा। इसके पास अपना कोई डक्ट नहीं होगा, अपने सराउंडिंग में ही रिलीज कर देगा। अब जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अदर जो रीजन्स हैं, लोकेशंस हैं, वहां तक ले जाए। इसका कोई अपना खुद का डक्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन ऐसे ही कोई हमारी ऐसी ग्लैंड है जिसका सिक्रीशन एक डक्ट के थ्रू साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाया जाए। अब यहाँ पे सिक्रीशन सराउंडिंग में कर दिया, इसका मतलब नहीं कि वो जो हॉर्मोन्स हैं उनका साइट ऑफ एक्शन इधर ही होगा। इनका साइट ऑफ एक्शन कहीं दूर हो सकता है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए इनके पास अपना कोई डक्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन ऐसी भी ग्लैंड्स हैं अपनी बॉडी में जो अपना सिक्रीशन एक डक्ट से अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाती हैं। कहाँ तक? साइट ऑफ एक्शन तक। जैसे आप सेलेवरी ग्लैंड के बारे में सोच लो। सेलेवरी ग्लैंड आपकी इधर है, लेकिन एक डक्ट है जो आपके बक्कल कैविटी में आके ओपन होता है। जितनी भी सेलेवरी ग्लैंड्स हैं तो वो सभी डक्ट के थ्रू आपके सेल कहाँ पे आके ओपन होती है? इधर बक्कल कैविटी में। तो उनका सिक्रीशन सलाइवा आपके बक्कल कैविटी में आता है, एंड सलाइवा का साइट ऑफ एक्शन बक्कल कैविटी है। तो ये डक्टेड ग्लैंड है।
लेकिन जो हमारा डक्टलेस ग्लैंड है उसके पास कोई अपना डक्ट सिस्टम नहीं होता। इन्हीं डक्टलेस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इन्हीं डक्टलेस ग्लैंड को क्या बोलोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो डक्टेड ग्लैंड हैं इनको बोला जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दो वर्ड आपको ये ध्यान रखना है, डक्टलेस को क्या बोला? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन किसको बोला? डक्टेड को बोलते हैं। एक्सोक्राइन के नाम कुछ बोलो, जैसे एक आपका एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड है, दूसरा पैंक्रियाज है, लीवर है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। इन सब के पास अपना डक्ट है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इनका सबका अपना एक ओपनिंग है, डक्ट है, जो आके अपने साइट ऑफ एक्शन तक अपना जो भी सिक्रीशन है, इनका सिक्रीशन एंजाइम होता है मोस्टली। अब ये दो भी डिफरेंस याद कर लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन मोस्टली एंजाइम्स है। क्या है? मोस्टली एंजाइम्स है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है दैट इज द हॉर्मोन्स। ठीक है, ये दोनों में बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारा ये चैप्टर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड पर बेस्ड नहीं है, तो हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड है एंड इनके सिक्रीशन को हमने क्या नाम दिया? हॉर्मोन्स नाम दिया। एंड हॉर्मोन्स क्या है वो अभी आगे अपन समझेंगे। दे आर द न्यूट्रिएंट डेरिवेटिव। ये प्रोटीन का डेरिवेटिव हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, फैट का हो सकता है। जितने भी टाइप के हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो आगे अपन हम इनका केमिकल नेचर देखेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन की क्या है? अ केमिकल, ध्यान से इसको सुनना, अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू ब्लड। एक ऐसा केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज करा जाए और ब्लड में रिलीज करा जाए एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन वो ऑर्गन जिस पे उस हार्मोन को काम करना है, उसको हम बोलेंगे टारगेट ऑर्गन या साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ऐसा केमिकल जो कौन रिलीज करे? ग्लैंड, और ब्लड के थ्रू एक वो काफी दूर ट्रांसपोर्ट किया जाए, कहां तक? टारगेट ऑर्गन तक। ये बहुत पुराना डेफिनेशन है, लेकिन आज के टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन न्यूट्रिएंट। और यही टर्म्स आपसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। हॉर्मोन्स आर नॉट कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट नहीं है। अब न्यूट्रिएंट क्या है? पहले ये न्यूट्रिएंट के लिए एक प्रॉपर्टी आपने लिखी थी कि न्यूट्रिएंट की अगर जरूरत नहीं है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, जरूरत नहीं है तो वो स्टोर हो जाता है। ये स्टोर नहीं होते। अगर जरूरत नहीं है तो ये बॉडी से बाहर। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है विच एक्ट एज क्या? इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर वर्ड क्या यूज करते हैं? जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सेल के बीच का जो गैप होगा, सेल के बीच का जो स्पेस होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। सेल के बीच, बिटवीन द सेल जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज अ इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। इंटरसेलुलर, यहाँ एक सेल दूसरे बगल वाले सेल को मैसेज भेजे, ये वाला सेल इसको मैसेज भेजे, दैट इज अ इंटरसेलुलर मैसेजिंग। बात समझ आ रही है? या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है कि सेल का जो न्यूक्लियस है, या फिर सेल का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैसेज भेजा जाएगा। एक केमिकल कोई बन रहा है, राइबोसोम बना रहा है प्रोटीन, तो सेल को मान लो यहाँ पे जरूरत है, तो वो प्रोटीन यहाँ से यहाँ आएगा, एंड दैट इज द इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। अभी इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर समझ आ गया। इंटर का मतलब, ये वर्ड याद करो हमेशा। मैं इसको जब भी ये वर्ड आता है मैं हर बार बताता हूँ और याद हो जाना चाहिए। इंटर का मतलब आपको याद हो जाना चाहिए, बिटवीन। और दूसरा वर्ड मैं हर बार बोलता हूँ, इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन। बस इतना आपको याद रखना है, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बिटवीन द सेल, ये आपका एक मैसेंजर की तरह काम करता है। और मैसेंजर वर्ड तो मुझे नहीं लगता कि न्यूट्रिएंट केमिकल है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये स्टेटमेंट जो है ना बहुत खतरनाक हुआ। ये जो छोटा सा वर्ड लिखा है, ये हमेशा ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम,
ट्रेसेस बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे किसी का ट्रेस मिला हुआ, ट्रेसेस मिले हुए हैं, मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी मिली हुई है, ठीक है। तो किसके, मान लो कि आपको, अब नई डेफिनेशन क्या कवर करता है, अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रीटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, उन सबको ये कवर करता है। इनवर्टिब्रेट्स के लिए एक वर्ड लिखा है, देखो, इनवर्टिब्रेट्स possesses very simple endocrine system and few hormones, and whereas a large number of chemicals act as a hormone provide the coordination in vertebrates। अब ये सोच आपके दिमाग में आएगा कि हम वर्टिब्रेट्स हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स एनिमल में ही एंडोक्राइन सिस्टम होता होगा, ऐसा नहीं है। इन वर्टिब्रेट्स में भी हार्मोन्स की जरूरत है, वहाँ भी हार्मोन्स होता है, बट वो हार्मोन्स बहुत थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, और इनके एंडोक्राइन ग्लैंड भी बहुत थोड़े होंगे, जबकि वर्टिब्रेट्स में हार्मोन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जो हम आप में देखने को मिलेगा। अपन को ही पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात नहीं करनी है। अब हार्मोन्स के टाइप्स की बात करें तो वाटर सॉल्युबल हो सकता है, मतलब कैसा नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो सकता है, या फिर लिपिड सॉल्युबल हो सकता है, दूसरा टर्म क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर का हो सकता है। हाइड्रोफिलिक में आपके एमीन्स आ जाते हैं, दे आर द, ये क्या हो, दे आर द एमिनो एसिड डेरिवेटिव, ये एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। एमीन्स का हो सकता है, जैसे दो नाम आपको बहुत पहले से ये बता रखा है हमने, अभी कहाँ पे, नर्वस सिस्टम में भी ये नाम आया था, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। दूसरा नाम इसका क्या है, एड्रिनेलिन एंड नॉन एड्रिनेलिन। पेप्टाइड्स हो सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हो सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी, प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, जैसे एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर हमारा कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अपन ने ये 5 बना दिए, इसको बोलेंगे, जो ये 5 एमिनो एसिड का चेन बन रहा है, दैट इज अ पेप्टाइड चेन। इसको पेप्टाइड चेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी बायोमोलिक्यूल आपका चैप्टर आएगा, उधर अपन सब ये सब डिस्कशन करते हैं। 2 अमीनो एसिड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये किसका चेन हुआ, पेप्टाइड चेन कहा जाएगा या पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने 2 वर्ड यहाँ पे देखा, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। कई पेप्टाइड चेन मिलकर प्रोटीन बना देता है, कोई एक एमिनो एसिड का चेन है, दैट इज अ पेप्टाइड चेन। तो हो सकता है हमारा प्रोटीन पेप्टाइड चेन का डेरिवेटिव हो या किसी प्रोटीन का डेरिवेटिव हो, जिसमें आपका ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, मिलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीटीएच, बहुत सारे हार्मोन है, एफएसएच है, एलएच है, टीएसएच है, ये सारे हार्मोन्स आके अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है आपका लिपिड सॉल्युबल, स्टेरॉइड हार्मोन होगा। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, सुना होगा, वो कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड फैट डेरिवेटिव होते हैं, लिपिड का ही डेरिवेटिव होता है, उसको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। जैसे कुछ हार्मोन के नाम यहाँ पे हैं, मिनरेलो है, ये मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों का नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी जरूर। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरॉन क्या है, ये मेल हार्मोन है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। थायराइड हार्मोन सारे आपके लिपिड सॉल्युबल ही होते हैं, मतलब लिपिड डेरिवेटिव हैं, जिसमें से एक हार्मोन का नाम आप सबने सुना होगा, थायरोक्सिन। और थायराइड की बीमारियों से कौन नहीं परिचित है, सबको पता है थायराइड की परेशानियां कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं, आज के टाइम में बढ़ती ही जा रही हैं, और उनके बारे में भी हम अपन समझेंगे, और उससे बचने का तरीका भी समझेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ वही समझेंगे, उससे बचने का तरीका भी समझेंगे। अब इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो, जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका कंट्रोल किसके पास है, ब्रेन के पास। इस पिक्चर से यही समझाया गया है, जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे ये आपका थायराइड हो गया, इधर ये भी आपका क्या हो गया, पैराथायराइड हो गया,
एड्रिनल हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और नर्वस सिस्टम में एक स्टेटमेंट अपन ने यूज करा हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स द अंडर द न्यूरल सिस्टम। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किसके नीचे काम करता है? नर्वस सिस्टम के नीचे काम करता है। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम